हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्विटर पे। आज हमारी साइंस की दूसरी क्लास है। यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है। यदि आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और जल्दी से अपना पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, जिससे कि जो आज जो वीडियो देख रहा है वो भी थोड़ा बहुत समझ पाए। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बायोलॉजी के बारे में जाना कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या है, बायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो हमारा कल का वीडियो था उसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा कि पाचन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर के बना है और वह क्या वर्क करता है। फिर पाचन तंत्र के ही अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल के बारे में पढ़ा। आहार नाल की परिभाषा को जाना, आहार नाल का वर्ग क्या है, आहार नाल की लंबाई कितनी, अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंथ ऑफ ऑसियोफेगस तो कितना होता है, 30 फीट। कितनी होती है इसकी आहार नाल की लंबाई, 30 फीट होती है। अब आहार नाल की परिभाषाओं के बारे में हम अगर आप लोगों ने जैसे से जानना है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अब आहार नाल का जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो क्या होता है, माउथ कैविटी यानी बकल कैविटी जिसे हम बोलते हैं। इसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब ये किन किन अंगों से मिलकर के बना है, जैसे इसके अंदर क्या सैलिवरी ग्लैंड्स आ जाती हैं, हमारे दांत आ जाते हैं और हमारी जीभ आ जाती है। तो कल के टॉपिक में हम दांत तक पढ़ चुके थे। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, टंग। तो आइए समझते हैं टंग के बारे में या जीभ के बारे में। जीभ एक मांसल एवं पेशीय संरचना है। यह भोजन को हमारे मुख गुहा के भीतर आधार प्रदान करती है, जिससे भोजन को चबाने व निगलने में आसानी होती है। यह एक संवेदनशील अंग है या फिर कह सकते हैं सेंसिटिव ऑर्गन है। इसमें कुछ स्पर्शग्राही सेल पाए जाते हैं। संपूर्ण जीव में विशिष्ट प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि जीभ कैसी संरचना है, एक मांसल ऑर्गन है या फिर हम बोल सकते हैं कि मस्कुलर ऑर्गन है। अब इसका जो वर्क होता है क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं या भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो ये क्या करती है, हमारे भोजन को आधार प्रदान करती है, बेस प्रदान करती है, जिसकी वजह से जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा एंजाइम निकलता है या सलाइवा निकलता है वो हमारे खाने में अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाता है। तो किसकी वजह से मिक्स होता है, जीभ की वजह से, क्योंकि जीभ हमारे खाने को क्या करती है, एक बेस देती है। अब जब वो सलाइवा भोजन में मिक्स हो जाता है तो वो भोजन भोजन ना कहला करके क्या बोला जाता है, बोलस। उसका नाम क्या हो गया आता है, बोलस, क्योंकि जो पहले एकदम जटिल टुकड़ों में आता है और जब उसे हम खाते हैं तो अपने दांतों के द्वारा क्या कर देते हैं, उसको महीन टुकड़े में तोड़ते हैं और जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो एक लिपलिपा पदार्थ तैयार होता है। कैसा, मतलब लचीला पदार्थ, एकदम लिपलिपा पदार्थ तैयार होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोला जाता है। ठीक, तो हमारे मुख गुहा में हमारा भोजन क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। अब वह बोलस क्या करता है, बोलस हमारे ग्रास नली में जाता है। कहाँ जाता है, ग्रास नली से होते हुए स्टोमक तक पहुंचता है। तो अब जीभ, ये तो हुआ क्या, भोजन को हम आसानी से निगल पाते हैं, किसकी वजह से, जो सलाइवा वगैरह मिक्स हो जाता है हमारी जीभ में। अब जीभ क्या है, हमारी एक सेंसिटिव ऑर्गन है यानी संवेदनशील अंग है। जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं और उसमें कुछ दूसरा पदार्थ आ जाता है तो हमारी जीभ क्या कर देती है, तुरंत जान जाती है कि हमारे जीभ में बाल आ गया है या कंकड़ आ गया है, पत्थर आ गया है। तो क्या बहुत ही जल्दी, मतलब इसमें, क्योंकि इसमें कुछ स्पर्शग्राही सेल्स होते हैं जो दूसरे पदार्थों को मतलब तुरंत पहचान लेते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ अलग चीज़ आई है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यदि आप खाना खा रहे होते हैं और कोई बाल का टुकड़ा ही यदि आपके बाल में आ गया होता है तो क्या तुरंत आपकी जीभ को पता चल जाता है कि इसमें दूसरा, और हम लोग उस खाने से क्या करते हैं, अपने खाने से अलग निकाल देते हैं उस पदार्थ को। तो किसकी वजह से, इन सेंसिटिव ऑर्गन या सेंसिटिव सेल्स की वजह से। अब जो हमारी पूरी जीभ है, आप देखेंगे यदि कभी अपनी जीभ को शीशे में जाकर के देखिएगा तो आपकी जीभ में एकदम छोटे 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 उभरे हुए कण दिखाई देंगे। तो उन कण, वो कण क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं। इन्हीं की वजह से हमें क्या पता चलता है, स्वाद का अनुभव होता है। वो क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं या स्वाद कलिकाएं हैं। तो आइए समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से जीभ की संरचना को एक बार हम लोग। ये क्या हो गई, हमारी जीभ हो गई। अब इसमें क्या है, ये देखिए टेस्ट बर्ड्स आपको दिखाई देंगे, इस तरह के होते हैं छोटे छोटे से, बहुत ढेर सारे डॉट 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 टाइप के दिखाई देंगे। आप लोग चाहे तो अभी भी देख सकते हैं अपनी जीभ को शीशे में, उसमें इसी तरह छोटी छोटी बहुत ढेर सारी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। इन टेस्ट बड्स का क्या वर्क होता है, यह जितने भी हम खाना खाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ टेस्ट मिलता है।
तो उस टेस्ट का अनुभव कौन कराता है हमें, या स्वाद का अनुभव कौन कराता है, ये टेस्ट बड ही कराते हैं या स्वाद कलिकाएं ही कराते हैं। अब जो हमारी जीभ है मुख्यतः कितने प्रकार के टेस्ट का अनुभव करती है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो जो ये हमारे जीभ का पिछला पार्ट होता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये पार्ट में कैसा हम अनुभव करते हैं स्वाद का, कड़वा टेस्ट हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे इस पार्ट से पता चलता है। अब मीठा भी हम लोग खाते हैं तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, तो जो आप ये पार्ट देख पा रहे होंगे आगे वाला पार्ट, ये हमें कैसे टेस्ट का अनुभव कराता है, मीठे टेस्ट का। जो भी हम स्वीट खाते हैं या मिठाई खाते हैं वो हमें कहाँ से पता चलता है, जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है ये हमें मीठे उसका अनुभव कराता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें खट्टा भी पता चलता है, चटनी वगैरह जब हम खाते हैं, तो जो ये कड़वे से जस्ट एकदम सटा हुआ पार्ट है, ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, तो ये हमें किस चीज़ का अनुभव कराता है, जो भी चीज़ हम खट्टा खाते हैं, जैसे कभी हम लोग नींबू खाते हैं तो हमें वो खट्टा सा लगता है, तो किस वजह से लगता है, इधर के पार्ट की वजह से लगता है। अब एक और नमकीन जब हम लोग खाते हैं तो वो हमें टेस्ट कहाँ से मिलता है, तो नमकीन पार्ट का टेस्ट हमें अपने इस पार्ट की वजह से मिलता है, ये पार्ट हमारे मीठे से सटा हुआ है, ये हमें क्या बताते हैं, नमकीन स्वाद का अनुभव कराते हैं। तो हमारी जीभ मुख्यतः कितने प्रकार के स्वाद का अनुभव करती है, मुख्यतः 4 प्रकार के। कौन कौन से, कड़वा, खट्टा, नमकीन और मीठा। चटपटा नाम का कोई स्वाद नहीं होता है, उसे हमने केवल ऐसे इमेजिनरी रख लिया है। तो कड़वा, खट्टा, नमकीन और मीठा, ये मुख्यतः 4 प्रकार के टेस्ट हैं जिनका अनुभव हमारी जीभ द्वारा किया जाता है। अब जीभ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जीभ है वो अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर अपना कर लेती है ना, कभी मतलब चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, लंबी हो जाती है, चपटी हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर किनके कारण होता है, तो उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं। तो वो उसमें क्या, एक वर्टिकल फाइबर नाम की सेल है, क्या, वर्टिकल फाइबर नाम की सेल, देखिए ये लिखे दे रहा हूँ, वर्टिकल फाइबर। इसका मेन वर्क क्या होता है वर्टिकल फाइबर का, कि जो हमारी जीभ चौड़ी हो जाती है और चपटी हो जाती है, ये किसकी वजह से होती है, वर्टिकल फाइबर सेल की वजह से। वर्टिकल फाइबर उसको चौड़ा व चपटा होने में मदद करता है। और एक और सेल होती है, उसका नाम है क्या, ट्रांसवर्स फाइबर। होती तो बहुत ढेर सारी है लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसलिए इनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्स फाइबर जो सेल है ये क्या करती है, जीभ को लंबा व सकरा होने में मदद करती है। कभी कभी जीभ लंबी हो जाती है ना, तो लंबा व मतलब सकरा होने में कौन मदद करता है, ट्रांसवर्स सेल। और चौड़ा व चपटा होने में कौन करता है, वर्टिकल सेल। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारी जीभ को रक्त का प्रवाह कौन सी धमनी कराती है, ठीक, हमारे हमारे मतलब टंग में ब्लड कहाँ से आ पाता है, उसको उसकी आपूर्ति कौन कराता है, तो लिंगुअल धमनी। कौन धमनी, लिंगुअल धमनी हमारे जीभ को रक्त का प्रवाह प्रदान करती है, कौन, लिंगुअल धमनी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि जो ह्यूमन टंग है उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो इसकी लंबाई लगभग 8.5 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर, लगभग 8.5 सेंटीमीटर। और यदि इंच में पूछा जाए तो इंच में कितनी होती है, लगभग 3.3 इंच या 4 इंच। ऑप्शन में अगर कुछ भी आए, अगर 3.3 इंच आ रहा है और 3.4 इंच भी आ रहा है तो आप किसको प्रीफर करेंगे, 3.3 इंच को, ठीक है। तो ये हुए क्या, जीभ की कुछ संरचना के बारे में हमने पढ़ा। अब आइए पढ़ते हैं हम जीभ के फंक्शन क्या है, इसके वर्क क्या है। तो इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, जीभ हमें क्या करती है, स्वाद का अनुभव कराती है। हमने पढ़ा ना, क्योंकि इसमें टेस्ट बड्स होती हैं जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है, खाने का स्वाद पता चलता है। मतलब हमें खाने का स्वाद का अनुभव कौन कराती है, हमारी जीभ कराती है। इसका दूसरा काम क्या है, भोजन में सलाइवा को अच्छी तरीके से मिक्स करती है। तभी ना बोलस बनता है, जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। मतलब सलाइवा को मिक्स करने में ये मतलब सहायता करती है। फिर स्वर को नियंत्रित करती है। देखिए हम लोग यदि बोल रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हम लोग बोल रहे हैं या आप भी मतलब बोल रहे होंगे, तो आपकी जीभ क्या होती होगी, हिलती होगी। तो यानी जीभ क्या करती है, हमारे स्वर को नियंत्रित करती है, बोलने में हमें सहायता प्रदान करती है। यदि आप सोचें कि हम जीभ को अपने एक जगह पे स्थिर कर लें और बोल पाएँ तो हम नहीं बोल पाएंगे, हमको बोलने में क्या बहुत परेशानी होगी, शायद दूसरा बंदा हमारी आवाज़ ही ना समझ पाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जीभ क्या करती है, हमें बोलने में सहायता प्रदान करती है। इसका अगला वर्ग क्या है, तो प्राकृतिक रूप से दांतों की सफाई करती है जीभ। जीभ हमारी क्या करती है, मतलब हमारा नेचुरल ब्रश का वर्क करती है जीभ।
मतलब ह्यूमन बॉडी में नेचुरल ब्रश का वर्क कौन करता है? तो जो हमारी जीभ है, जो कि मतलब क्या प्राकृतिक रूप से सफाई करती है दांत की। आप खाना खा लीजिए, पानी ना पीजिए, तब भी अगले दिन आप उठेंगे तो आपका जो मतलब मुंह होगा उसमें ज़्यादातर क्या मतलब खाना नहीं लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि दांत मतलब जीभ क्या कर देती है, उसे साफ कर देती है। तो जीभ क्या करती है? प्राकृतिक रूप से दांतों की सफाई करती है। क्योंकि अब आप जानवरों को देख लीजिए कि जानवर कहाँ से ब्रश करते हैं, उनके पास तो कोई ब्रश होता नहीं है। हम लोग तो ब्रश कर लेते हैं, खरीद के ले आते हैं, लेकिन जानवर कहाँ से ब्रश करते हैं? तो उनका क्या, जीभ ही उनका ब्रश होती है और अपने आप उनकी सफाई कर देती है। तो ये तो हुए कुछ जीभ के क्या इंपॉर्टेंट वर्क जो क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं। अब आइए कुछ रिलेटेड पूछ लेते हैं कि जो आगे भी कभी कभी शायद पूछा जा सकता है। तो कुछ जानवर क्या करते हैं, जीभ का जो वर्क है वो लोग किस में करते हैं? अपने भोजन या शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से जीव हैं? तो मेढक हो गया, छिपकली हो गई, ये लोग क्या करते हैं? जीभ से अपने मतलब उनको भोजन को पकड़ते हैं, शिकार को पकड़ते हैं। और क्या वर्क है जीभ का? तो कुछ जानवर जीभ की सहायता से ही अपने शरीर या रोए की सफाई करते हैं। अब जैसे ले लीजिए कौन, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, गाय हो गए, ये सब क्या करते हैं? जीभ की सहायता से अपने शरीर की सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये हमारा मेन वर्क किसका था? हमारी टंग का मेन वर्क था। अब हमारा क्या बकल कैविटी का जो भी पार्ट था वो हमारा खत्म हो गया, क्योंकि पिछले वीडियो हम टीथ के बारे में पढ़ ही चुके थे। और आज हमने किसके बारे में पढ़ लिया? अपने टंग के बारे में पढ़ लिया। और सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बारे में डिटेल में हम जब ग्लैंड्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ये हुआ हमारा क्या, टंग का टॉपिक। अब बोलस या सलाइवा मिक्स भोजन कहाँ पहुँचता है? हमारे ओसियोफेगस या ग्रास नली में पहुँचता है। तो वो एक माध्यम से पहुँचता है, एक रास्ते से पहुँचता है, जिसका नाम क्या होता है? ग्रसनी। कहाँ से होते हुए पहुँचता है? ग्रसनी से होते हुए समझता है। तो आइए एक बार ग्रसनी को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये ग्रसनी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फिरिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिरिंग्स। तो ग्रसनी क्या है? एक जंक्शन है। क्या है? एक जंक्शन है जहाँ पे कौन आके मिलता है? विंड पाइप और फूड पाइप एक दूसरे से क्या होते हैं? मिले होते हैं। या बकल कैविटी क्या होती है? खत्म होती है। अब देखो वहाँ पे कौन कौन आके मिलता है? बकल कैविटी का लास्ट पार्ट होता है वो। दूसरा फिर विंड पाइप और फूड पाइप का क्या होता है? जंक्शन होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी या फिरिंग्स बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया फिरिंग्स क्या है, तो फिरिंग्स क्या होता है? विंड पाइप, फूड पाइप और हमारे बकल कैविटी का जंक्शन होता है। तो आइए इसे क्या हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारा ग्रसनी है क्या। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारा हो गया फूड पाइप, और इधर वाला हमारा हो गया ओसियोफेगस। ओसियोफेगस को बोला जाता है फूड पाइप या ग्रास नली। और ये हो गया हमारा लिरिंग्स। लिरिंग्स को क्या बोला जाता है? एल वाई। लिरिंग्स को बोला जाता है विंड पाइप। ठीक। और ओसियोफेगस को क्या बोला जाता है? हमारा फूड पाइप या ग्रास नली। ठीक। अब जो ये मेन जंक्शन दिख रहा है आपको, ये पार्ट, यही क्या होता है? हमारा फिरिंग्स कहलाता है या ग्रसनी कहलाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा अब बोलस है या फिर सलाइवा मिक्स भोजन, वो हमारे कहाँ पहुँचता है? ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में पहुँचता है। तो आइए ग्रास नली के बारे में एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रास नली क्या है। तो ग्रास नली क्या है? एक लंबी और सक्रिय नली होती है। और ग्रास नली के जस्ट आगे क्या होता है? हमारी श्वास नली होती है या फिर हमारा लिरिंग्स होता है। तो उसको भी एक बार क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उसके ऊपर एक क्या पत्ती नुमा ऐसे संरचना, हमारे क्या विंड पाइप जो होता है उसके ऊपर क्या एक पत्ती नुमा संरचना होती है, जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है उसका? एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का मेन वर्क क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको कहाँ, विंड पाइप में जाने से रोकता है। कौन रोकता है विंड पाइप में जाने से? हमारा एपिग्लोटिस। जब हम खाना खाते हैं, खाने को चबाते हैं, तो हमारा एपिग्लोटिस अपने आप क्या हो जाता है? विंड पाइप को ढक लेता है। और जैसे हम उस बोलस को निगलते हैं, हमारे वो बोलस क्या ओसियोफेगस में जाता है, तो हमारा एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। और ये एपिग्लोटिस खुलता कब है? तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस हमारा अपने आप क्या हो जाता है? खुल जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी सांस है या हमारा हवा है वो क्या हम हमारे नाक के माध्यम से अंदर आता है और बाहर जाता है। तो एपिग्लोटिस का वर्क समझे आप? एपिग्लोटिस का मेन वर्क क्या है कि जो हमारा खाना है उसको हमारे विंड पाइप में जाने से रोकना। अगर हमारा खाना विंड पाइप में पहुंच जाता है तो हमें क्या, वो खाना अटक जाता है या हिचकी आने लगती है।
ठीक। या खाना हमारे नाक के रास्ते से बाहर आ जाता है कभी कभी, क्योंकि जो जब भी हम बोलते हैं तो आप जैसे बोलिए तो आपके मुंह से क्या हवा निकल रही होगी, तो बोलते टाइम क्या हमारे मुंह से मतलब वो हवा बाहर की ओर निकलती है बहुत तेज़ी से। तो इसीलिए जब बड़े बुजुर्ग हमें क्या बोलते हैं, खाना खाते टाइम हमें नहीं बोलना चाहिए। तो हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खाना हमारा क्या विंड पाइप में चला जाएगा, जिससे वो खाना क्या हमें अटक जाएगा। तो ये आपको ओस्टियोफेगस का मतलब ये एपिग्लोटिस का वर्क समझ में आया होगा। अब आइए समझ लेते हैं हम क्या ओस्टियोफेगस के बारे में, कि ओस्टियोफेगस है क्या। देखिए, तो ओस्टियोफेगस या ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक सक्रिय पेशीय नली है जो अमाशय में खुलती है। मतलब ये कहाँ तक फैली हुई है, हमारे गर्दन से लेकर के कहाँ तक फैली हुई है, हमारे अमाशय के मतलब जहाँ से हमारा पेट स्टार्ट होता है वहाँ तक। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, हमारे भोजन को अमाशय तक पहुँचाना। जो बोलस है या सलाइवा मिक्स भोजन है वो कहाँ पहुँच जाता है, इसी ग्रास नली से होते हुए हमारे पेट तक पहुँचता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन मतलब याद रखिए कि डाइजेशन कहाँ नहीं होता है, हमारे ग्रास नली या ओसियोफेगस में पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे केवल भोजन जाता है, मतलब एक रास्ता है जिसके माध्यम से केवल भोजन पहुँचता है हमारे पेट तक, यहाँ पे पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में अब भोजन कौन सी मतलब गति के माध्यम से पहुँचता है, तो पेरिस्टियल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, क्रमाकुंचन गति होती है या पेरिस्टेल्सिस मोशन होता है। अब उसमें क्या होता है कि जो हमारी मसल्स हैं वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो आइए उसके बारे में भी देख लीजिए। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो मैंने गोल गोल सा पार्ट ब्लैक ब्लैक सा बना रखा है, ये क्या है, हमारा भोजन है। तो भोजन जैसे ही हमारा मतलब ग्रास नली में पहुंचता है तो उसके क्या ऊपर का पार्ट सिकुड़ता है, जिससे भोजन के आगे की ओर गति करता है। फिर जैसे जैसे भोजन आगे जाएगा वहाँ का पार्ट थोड़ा फैलता जाएगा और उसके पीछे का पार्ट क्या होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, जिसकी वजह से भोजन के आगे की ओर मतलब उसमें बल लगता है और भोजन आगे की ओर खिसकने लगता है। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मोशन या फिर क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। इसी माध्यम से हमारा भोजन क्या होता है, हमारी ग्रास नली में पहुंच जाता है। अब यदि आप देखना चाहें तो जो ग्रास नली है वो हमारी दो मुख्यतः दो परतों से बनी होती है। ग्रास नली में क्या होती है, दो परत होती हैं ऐसे। बाहरी परत हमारी क्या होती है, एकदम चिकनी होती है, और जो हमारी अंदर की परत होती है वो क्या होती है, घुमावदार होती है ऐसे, ये एकदम घुमावदार होती है, ये इस तरह करके। तो बाहरी परत हमारी जो हमारी ओस्टियोफेगस है मुख्यतः दो परतों से मिलकर बनी होती है। बाहरी परत एकदम महीन होगी, एकदम चिकनी होगी, और जो भीतरी परत होती है वो घुमावदार होती है। ओस्टियोफेगस को मुख्यतः हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब देख लीजिए वो कौन कौन से पार्ट हैं। तो जो उसका सबसे ऊपरी पार्ट होता है, गले वाला पार्ट, ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये ऐसे है। तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो गले तक का पार्ट है, इसी फिगर में समझ लेते हैं, क्यों अलग से फिगर बनाए। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये इतना पार्ट मान लीजिए हमारे गले के पास का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल पार्ट या ग्रीवा भाग बोला जाता है। ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक लेके ये पार्ट हमारा क्या, सीने के जो सामने का भाग है, आप अपने देखेंगे सीने के सामने से भी जा रहा है ना। जो सीने का सामने का पार्ट होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं वक्ष भाग, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं थोरेसिक पार्ट। क्या बोला जाता है, थोरेसिक पार्ट। और जो लास्ट में हमारे एकदम पेट के पास का, ये देखिए जो पेट से सटा हुआ भाग है, ये यहाँ से लेके ये पार्ट, इतना पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल पार्ट या फिर उदर भाग, क्योंकि ये हमारे पेट के नज़दीक होता है, पेट से जुड़ा होता है। तो ये तो किसके बारे में था, हमारे ग्रास नली के बारे में था, कि ग्रास नली क्या क्या करता है, ग्रास नली में होता है क्या। याद रखिएगा इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भाग में पाचन नहीं होता है। तो हमारी ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, और ग्रसनी में भी पाचन नहीं होता है। पाचन का प्रारंभ हमारे कहाँ पे होता है, हमारे मुख गुहा में, और मुख गुहा से फिर के बाद फिर वो कहाँ पे पाचन उसका प्रारंभ होगा, पेट में। ग्रास नली में उसका पाचन नहीं होगा, केवल वहाँ एक रास्ता है, वहाँ से केवल आता है। अब आइए जो हमारा अगला पार्ट है वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टोमक के बारे में। तो आइए समझ लेते हैं। अमाशय एक लचीला एवं पेशीय अंग है। कैसा है, लचीला एवं पेशीय अंग, मतलब ये भी फैल सकता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, ये देखिए छोटा सा पार्ट होता है उसमें ढेर सारा खाना आ जाता है। तो कैसे, क्योंकि इसमें फैलने की क्षमता होती है। ये लगभग इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का पेट लगभग कितना भोजन ग्रहण कर सकता है, मतलब पचा सकता है आसानी से। तो लगभग 1 से 1.5 लीटर भोजन को यह आसानी से क्या कर सकता है, पचा सकता है और अपने उसमें स्टोर रख सकता है। इसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा होता है। आपने इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जे देखा होगा, तो इसका जो शेप है वो कैसा है, जे टाइप का है। अल्फ़ाबेटिक जो स्ट्रक्चर है जे उसके टाइप का है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, और ओस्टियोफेगस की लंबाई हमारी कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारे स्टोमक की लंबाई कितनी होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में, देखिए मैंने फिगर बना रखा है, इसके बारे में आप लोग अच्छे समझ लीजिए। ये फिगर है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग फिगर इसका।
तो इसका देखिए जो एकदम पेट से एकदम जुड़ा हुआ पार्ट होता है कार्डिया, जहाँ मैंने लिखा है इसको हम कार्डियक पार्ट बोलते हैं। या फिर ये जो वाल्व टाइप का, ये जो वाल्व टाइप का दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये ओस्योफेगस के पास जुड़ा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओस्योफेगस स्फिंक्चर। क्या बोलते हैं, ओस्योफेगस स्फिंक्चर बोला जाता है, क्योंकि ओस्योफेगस के पास जुड़ा हुआ है। फिर ये बीच वाला पार्ट बॉडी कहलाता है, और जो सबसे लास्ट का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस, है ना, या पाइलोरिक स्फिंक्चर बोला जाता है, ये जो वाल्व दिख रहा है। अब पेट को भी मुख्यतः हम 3 पार्ट में, पहला हमारा फंडस, मिडल पार्ट को हम, ये जो पूरा मिडल का पार्ट है इसे हम बॉडी बोलते हैं, और ये लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। जो छोटी आंत के पास ड्यूडेनम से हल्का जुड़ा हुआ भाग है ये क्या, एंट्रम कहलाता है। तो अब देखिए जो हमारा स्टोमक है उसमें होता क्या क्या है, ये उसके बारे में, डाइजेशन कैसे होता है स्टोमक का, स्टोमक में खाने का। तो हमारे जो पेट में, स्टोमक में क्या होती है, कुछ जठर ग्रंथियाँ होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। जैसे ही हमारा बोलस हमारे पेट में पहुंचता है तो क्या वो जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनमें से क्या कुछ जूस निकलता है, उस जूस का क्या नाम है, गैस्ट्रिक जूस होता है। तो उसमें देखिए मेन मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, वो कौन कौन से मैंने इसमें लिख रखे हैं, बाकी को आपको मैं डिटेल से समझा दूंगा। तो हमारे मुख्यतः सबसे पहले HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया और मकस हो गया। इन सब से मिलके क्या हमारा बना होता है, गैस्ट्रिक जूस बना होता है। जैसे ही हमारे पेट में अंदर हमारे क्या कहते हैं, ओस्योफेगस स्फिंक्चर के माध्यम से हमारा बोलस आता है और पेट में एंटर करता है, तो हमारा क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो तुरंत मतलब क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और वो गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। और वो गैस्ट्रिक जूस मुख्यतः किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, HCl, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और मकस। तो ये तो क्या हुआ हमारा एकदम एकदम छोटा सा ओवरव्यू। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि वर्क कैसे होता है। अब देखिए समझिएगा कि जैसे ही हमारा खाना कहाँ, हमारे स्टोमक में आया, बोलस बोलस ने एंटर किया हमारे स्टोमक में, तो हमारा क्या डाइजेस्टिव जो जूस है या गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब गैस्ट्रिक जूस में जो क्या क्या होता है, तो HCl। अब HCl के वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। तो HCl क्या करता है, HCl का नेचर होता है एसिडिक। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। और ये क्या करता है, भोजन में जो भी बाहर से जीवाणु आए होते हैं, बैक्टीरिया आए होते हैं, उनको मारने का वर्क करता है। और क्या वर्क करता है दूसरा, ये इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। लिख लीजिए एक बार, एसिडिक नेचर होता है इसका। ये क्या करता है, टू किल बैक्टीरिया, जो बाहर से जीवाणु आए होते हैं उनको मारने का भी कार्य करता है। और क्या वर्क होता है, तो ये क्या उत्प्रेरक का वर्क करता है। किसका वर्क करता है, उत्प्रेरक का, या कैटलिस्ट बोल सकते हैं हम लोग, या उत्प्रेरक ही बोल दे रहे हैं, कैटलिस्ट। अब उत्प्रेरक का वर्क क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में मतलब बढ़ाना केमिकल रिएक्शन को। तो क्या करता है, एंजाइम जो हमारे इसमें पेट में उपस्थित होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, उनको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। तो अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो हमारा पेप्सिन होता है, यानी पेप्सिन पहले किस अवस्था में, कौन से स्टेट में रहता है, तो पेप्सिनोजेन एक एंजाइम होता है, जिसमें जैसे ही HCl उसमें पड़ता है तो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और किस रूप में चेंज हो जाता है, पेप्सिन के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक, तो HCl हमारा क्या करता है, हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। अब उन एंजाइम्स के बारे में भी जान लीजिए कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो हमारा कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। अब जैसे इसमें HCl गिरा तो ये किसमें एक्टिवेट हो जाता है और क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है। और पेप्सिन का मेन वर्क होता है प्रोटीन को तोड़ना, क्योंकि प्रोटीन क्या है, एक जटिल पदार्थ है ना। तो उसको क्या करता है, ये तोड़ देता है। पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ता है, और किस में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में। ये प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, और किस में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में तोड़ता है। अब पेप्टोन्स में जब टूट जाता है हमारा प्रोटीन, पेप्टोन्स लिखा होता है या पॉलीपेप्टाइड लिखा होता है, तो किसका वर्क, पेप्सिन का वर्क होता है। अब दूसरा क्या वर्क होता है इसका, तो दूसरा ये वर्क करता है हमारे, इसमें क्या होता है, प्रोरेनिन नाम का एक एंजाइम होता है। क्या नाम होता है उसका, प्रोरेनिन। ये भी डीएक्टिवेट स्टेट में रहता है। इसमें भी जैसे ही क्या होता है, हमारा HCl पड़ता है तो ये किस में टूट जाता है, रेनिन में टूट जाता है। किसमें, रेनिन में टूट जाता है, ये रेनिन बन जाता है। और रेनिन का वर्क क्या होता है, रेनिन क्या है, एक मिल्क एंजाइम है। ठीक, पूछा जाता है कि मिल्क हार्मोन क्या है, तो ये जो हमारा रेनिन है ये मिल्क एंजाइम है। और ये क्या करता है, मतलब दूध को पचाने में वो करता है। जब छोटा बच्चा होता है तो ये रेनिन क्या करता है, किसको तोड़ देता है, हमारे उसमें
जो हमारा क्या बोलते हैं कैसिनोजेन प्रोटीन होता है, दूध में कैसिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, उसको केसिन में चेंज करता है। तो कौन करता है? रेनिन। रेनिन का वर्क होता है दूध में पाए जाने वाले कैसिनोजेन एंजाइम को वो केसिन उसमें चेंज कर देता है प्रोटीन में। मिल्क प्रोटीन किसे बोला जाता है? केसिन को बोला जाता है। अब अगला देखिए क्या होता है, HCl का वर्क। तो HCl हमारे बैक्टीरिया को भी मार देता है। ये हमने पेप्सिन का वर्क भी समझ लिया, रेनिन का वर्क भी समझ लिया कि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। रेनिन क्या करता है? जो हमारे दूध में पाया जाता है एंजाइम कैसिनोजेन, उसको केसिन में चेंज कर देता है। अब इसके अदर वर्क क्या है? तो उसमें क्या गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है? वसा को बदलता है, और वसा को किसमें बदल देता है? ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। किसमें? ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। अब अगला क्या है? मकस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही रिलीज होता है, और मकस रिलीज होकर के हमारे पेट के चारों ओर, जो कि मस्कुलर ऑर्गन मतलब बहुत ही एक तरीके से संवेदनशील अंग होता है हमारा पेट, तो क्या करता है? उसके पेट के चारों ओर सबसे पहले फैलता है, और इसके बाद HCl का स्राव होता है। तो क्या करता है? HCl से क्या करता है? हमारे उसको बचाता है। जो हमारे पेट का जो आंतरिक कवर होता है या दीवारें होती हैं, उसको कौन बचाता है? HCl, क्योंकि HCl के एसिडिक नेचर का होता है, बहुत ही जैसे एक तरीके से तेजाब है, उसी तरीके का होता है, तभी ना भोजन अच्छे से पचता है। तो मकस का वर्क होता है हमारे पेट की आंतरिक दीवार को HCl के प्रभाव से बचाना। ये क्या होता है? एक तरलीय पदार्थ होता है जो कि HCl से हमारे प्रभाव उसको बचाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो हमारा HCl है उसका pH वैल्यू कितनी होती है। तो HCl की pH वैल्यू याद रखिएगा 1.8 होती है लगभग। कितनी होती है? 1.5 से 1.8। HCl का जो pH मान होता है, pH कितना होता है? लगभग 1.8 होता है। कभी कभी 1.5 से लेकर के 1.8 कहीं पे लिखा हुआ है, तो आप यही सब मानिएगा क्या होता है? 1.8 के आसपास, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है HCl। ये हुआ किसके बारे में? हमारे HCl के बारे में। जो इससे गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो पेट होता है वो लगभग कितने मतलब लीटर या कितना गैस्ट्रिक जूस निकालता है। तो लगभग 1.5 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस का वो पूरे दिन भर में क्या करता है? श्रावण करता है, सिक्रेट करता है। कौन? हमारा स्टोमक। तो ये क्या थी हमारे कुछ स्टोमक से रिलेटेड जानकारी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज हमने टंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ग्रसनी यानी फेरिंग्स के बारे में जाना, ओस्टियोफेगस के बारे में जाना, और अपने स्टोमक के बारे में जाना। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम छोटी आंत और बड़ी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू गाइस। मुझे आशा है आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आप लोग उतना ही प्यार देंगे जितना मुझे पहले वीडियो